हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे एसवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम कुलवंत सिंह है, फिजिक्स टीचर एसवी स्कूल। और आज हम लोग अपने कक्षा 11 का फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि मेरा फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि साइंस में यदि आप लोग दो स्ट्रीम के बारे में बात करो, नॉन मेडिकल और मेडिकल के बारे में, तो नॉन मेडिकल में जो सब्जेक्ट होते हैं वो नॉन मेडिकल में 3 सब्जेक्ट होते हैं अपने पास। फर्स्ट सब्जेक्ट होता है अपना फिजिक्स, सेकंड सब्जेक्ट होता है अपना केमिस्ट्री और थर्ड अपना सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स या मैथ्स। कौन से की बात कर रहा हूँ मैं? नॉन मेडिकल स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ। कौन से स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ? नॉन मेडिकल स्ट्रीम। जबकि मेडिकल स्ट्रीम में यदि हम लोग बात करें तो मेडिकल स्ट्रीम में ये पहले वाले 2 सब्जेक्ट सेम होते हैं, इनमें कोई चेंजिंग नहीं होती। लेकिन मैथ्स की जगह पर कौन सा सब्जेक्ट आ जाता है? बायोलॉजी सब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है बात। तो जो स्टूडेंट नॉन मेडिकल के हैं या मेडिकल के हैं उनके पास एक कॉमन सब्जेक्ट है, कौन सा? फिजिक्स। तो मैं आपको आज से फिजिक्स पढ़ाऊँगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपने फिजिक्स के सिलेबस को। आपको मैं बता दूं कि फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले अपना एक बेसिक चैप्टर होता है, सबसे एक बेसिक लेसन है अपना, उसको करना पहले बहुत ज़रूरी है। और उस लेसन का क्या नाम है? भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, भौतिक विज्ञान की गणितीय, भौतिक विज्ञान की गणितीय पृष्ठभूमि। ठीक है जी। इंग्लिश में अगर इसको हम देखें तो मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। इस चैप्टर को हम लोग क्या करने वाले हैं? स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि मेरा जो करवाने का फॉर्मेट रहेगा वो आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग नहीं होगा। ठीक है जी। आपको नोट्स साथ साथ में क्या करने पड़ेंगे? लिखने पड़ेंगे। जो चीज़ मैं बोर्ड पे नोट करवाऊंगा उसको आप बड़े आराम से देखोगे। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो वो मेरे से आप लोग व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मेरा जो करवाने का फॉर्मेट रहता है वो सदा अपना IIT JEE के जो कोचिंग होते हैं, जो कोचिंग टाइप से जो आपको पढ़ाते हैं, उस टाइप का फॉर्मेट मेरा रहेगा। ठीक है। उसी तरीके से हम लोग इस सब्जेक्ट को आगे लीड करेंगे। आपकी बुक के अकॉर्डिंग हम लोग ही नहीं चलेंगे। आपकी बुक में फर्स्ट चैप्टर जो दिया हुआ है वो मात्रक और विमाओं का दे रखा है, डायरेक्ट मात्रक और विमाएं। ठीक है। लेकिन यदि आपको कुछ मैथमेटिक्स नहीं आती, बेसिक गणित नहीं आपको आती, तो आप लोग फिजिक्स को करना भूल जाइए। सीधी सी बात ये। यदि आप फिजिक्स को लीड करना चाहते हो, फिजिक्स को समझना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको मैथ्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने बहुत ज़रूरी है। और मैथ के वो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे? डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। वे बात अब हमें क्यों ज़रूरत पड़ी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की? इन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी? आप लोगों ने छोटी क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा, न्यूटन का सेकंड नियम। किसका सेकंड नियम? न्यूटन का सेकंड नियम। आपने ये पढ़ा होगा छोटी क्लास के अंदर, न्यूटन का सेकंड नियम। क्या होता है न्यूटन का सेकंड नियम? किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल, बाहरी बल, उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु में जो त्वरण पैदा होता है उसके गुणनफल के बराबर होता है। अब ये फिजिक्स का एक फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को जो मैंने निकाला है ना, वो निकाला कहाँ से है? नियम सिर्फ ये था, ये तो नियम का एक मतलब रिजल्ट मान सकती हूँ। न्यूटन का वास्तव में जो नियम था ना वो ये था कि संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? बल कहलाती है। संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? अपना बल कहलाती है। न्यूटन का नियम ये था। अब इसको मैंने थोड़ी सी गणित लगा के सॉल्व किया तो मेरे को रिजल्ट ये मिला, F बराबर ma। तो मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लीड करता हूँ कि फोर्स किसके बराबर होता है? संवेग में परिवर्तन की दर। उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं dp बटा dt। d बाई dt परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है और p क्या चीज़ है? संवेग है। p क्या चीज़ है? संवेग। d बाई dt क्या कर रहा है? परिवर्तन की दर को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? परिवर्तन की दर। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवकलन बोलते हैं इसको।
क्या बोला जाता है इसको? अवकलन। ये एक प्रकार की गणित का टॉपिक है। और पी क्या चीज़ है अपना? पी है अपना संवेग। तो अब आप लोग सोच के देखें कि यदि आपको गणित का ये टॉपिक नहीं आता अवकलन, यदि ये आपको टॉपिक नहीं आता अवकलन, तो क्या आप लोग इस अवकलन को हल करके ये रिज़ल्ट निकाल सकते थे क्या? ये रिज़ल्ट नहीं निकाला जा सकता था। ये रिज़ल्ट इस समीकरण में से कैसे निकाल सकते हैं? यदि हमें क्या आता हो? अवकलन आता हो। और अवकलन किसका टॉपिक है? अवकलन हमारा गणित का टॉपिक है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सबसे पहले फिजिक्स को समझने के लिए हमको क्या चीज़ करनी ज़रूरी है? बेसिक गणित समझनी ज़रूरी है। अवकलन क्या होता है, समाकलन क्या होता है, थोड़ी बहुत बीजगणित के बारे में समझना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझना पड़ेगा, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में समझना पड़ेगा। ये मुख्य टॉपिक इस चैप्टर में क्या करेंगे हम लोग? डिस्कस करेंगे। ठीक है बात? तो चलो मैं अब आपको बता देता हूँ जल्दी से कि कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं? स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा इसमें वो रहेगा बीजगणित। बीजगणित यानी कि अलजेब्रा। सेकंड नंबर जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इसमें त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति ये आनी बहुत ज़रूरी है। त्रिकोणमिति बहुत यूज है फिजिक्स में इनका। त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। यदि आप लोग ये वाले टॉपिक नहीं करोगे ना तो आप लोग फिजिक्स को नहीं समझ पाओगे। 3 नंबर हम लोग करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 4th नंबर हम टॉपिक करने वाले हैं अवकलन। कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? अवकलन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। इसी प्रकार से 5 नंबर जो हमारा मेजर टॉपिक है वो रहेगा समाकलन। कौन सा टॉपिक रहेगा वो? समाकलन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। अब ये जो 5 नाम मैंने या 5 टॉपिक लिखे हैं अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक हैं। लगभग ये 12-13 लेक्चर में कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है? तो बीजगणित, त्रिकोणमिति, निर्देशांक ज्यामिति ये वाले टॉपिक हैं। ये अपन लोगों को बेसिक पता है। कौन सी क्लास तक? 9th क्लास तक, 10th क्लास तक मालूम है। लेकिन ये वाला जो टॉपिक है अपना अवकलन और समाकलन, ये दोनों ही टॉपिक से आप लोग अभी बिल्कुल अनजान हो। ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं पता। ठीक है जी? तो ये गणित के मेन टॉपिक है। आप लोग ऐसा मान लो कि ये दोनों टॉपिक फिजिक्स के लिए रीढ़ की हड्डी है। यदि आप इन दोनों टॉपिक को छोड़ देते हो ना तो फिजिक्स को करना आप लोग भूल जाइए। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट किया वो मैथमेटिकल टूल फॉर फिजिक्स है। इसमें ये टॉपिक अपने को क्या करने हैं? कवर करने हैं, जो कि 12-13 लेक्चर का क्या होगा? हमारा काम होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। ओके स्टूडेंट्स, तो अपन लोगों का फर्स्ट टॉपिक है जो बीजगणित, उसको हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। बीजगणित में आप लोगों को क्या करना है? कुछ एक फॉर्मूले याद रखने हैं और ये पढ़ना है कि बहुपद किसको कहते हैं, बहुपद की कोटि क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं? अपनी बीजगणित स्टार्ट करते हैं। बीजगणित यानी कि अलजेब्रा। तो इसमें मैं कुछ एक फॉर्मूलाज आपको लिख के दे रहा हूँ, कुछ एक सूत्र लिख के दे रहा हूँ। वो सूत्र आप लोगों को क्या करने हैं? याद करने हैं। वो सूत्र आपके फिजिक्स में बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है जी? और आप इनको पढ़ भी चुके हो, ये आपके लिए नए नहीं हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है a+b²। ये आपको पता होना चाहिए। हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना? कोचिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो a+b² क्या होता है? a² + b² + 2ab। ठीक है वे बात? इसी प्रकार से यदि हमारे पास a - b² करें हम लोग तो क्या होता है भाई? तो होता है a² + b² और प्लस की जगह क्या लगता है? -2ab। ठीक है जी? उसके बाद हमारे पास 3 नंबर फॉर्मूला रहता है a + b³ और क्यूब आपको पता है कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? a³ + b³ और प्लस में 3ab
और ब्रैकेट में a प्लस बी। इसी प्रकार से यदि आपके पास ऐसा टर्म बन रहा हो a प्लस बी प्लस सी, 3 वेरिएबल आ जाएं आपके पास और उसका आप लोगों को क्यूब रूट फाइंड करना आ जाए, क्यूब फाइंड करना आ जाए, तो आप क्या करोगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, उसके बाद 3ab, फिर उसके बाद 3bc, फिर उसके बाद 3ca, मतलब साइक्लिक क्रम में इनको आप लोग क्या कर दोगे, एक्सपेंड कर दोगे। फिर 5 नंबर जो हमारा इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो फार्मूला है, यदि हमारे पास a माइनस बी और ब्रैकेट में हमारे पास हो a प्लस बी, दोनों मल्टीप्लाई के अंदर हों, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये 5 फार्मूलाज हैं, गोल्डन फार्मूलाज हैं, ये सभी आप लोगों को क्या करने हैं, याद करने हैं, कॉपी में नोट करने हैं। जैसा मैं नोट करवा रहा हूँ उसी तरीके से इनका यूज आके होने वाला है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप लोग इसको नोट कर लें। ओके स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने नोट कर लिया। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, उसके बाद इसमें जो सब हेडिंग है अपनी वो अपन लोगों को देखनी है। बीजगणित के अंदर ही ये हमको चेक करना है कि बहुपद क्या चीज़ होता है। बहुपद इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ये क्या चीज़ है, तो आप लोग ऐसा समझें कि यदि हमारे पास कोई एक गणितीय समीकरण है, क्या चीज़ है, हमारे पास एक गणितीय समीकरण और x के अंदर गणितीय समीकरण है। ये मैं आपको बताऊंगा कि x क्या चीज़ है, इसको क्या बोलते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये मान के चलें कि हमारे पास एक गणितीय समीकरण है और वो गणितीय समीकरण इस रूप में है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वेयर प्लस so on so forth an x पावर n। यदि हमारे पास कोई गणितीय समीकरण इस रूप के अंदर है तो उस गणितीय समीकरण को क्या बोला जाता है भाई, उस गणितीय समीकरण को बोलते हैं हम लोग बहुपद। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर इसमें x क्या चीज़ है, a0 a1 a2 an, और ये क्या चीज़ है। तो इनमें आप देखो ये जो x है ना, इस x को हम लोग बोलते हैं चर। x को क्या बोला जाता है यहाँ पे, चर। चर का मतलब क्या है, जिसका मान परिवर्तनशील हो, जिसका मान क्या चीज़ हो, परिवर्तनशील हो। परिवर्तनशील का मतलब क्या है सर, परिवर्तनशील का मतलब ये है जी कि आप इस समीकरण में x का मान 1 भी रख सकते हो, x का मान 0 भी रख सकते हो, x का मान 2 भी रख सकते हो, x का मान 3 भी रख सकते हो। आपकी इच्छा है, आप लोग अपनी इच्छा से x की वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हो। इसलिए मैंने लिखा है कि जिसका मान परिवर्तनशील हो, उस परिवर्तनशील राशि को हम लोग क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। ठीक है जी। और अब a0 a1 a2 an, इन सभी को क्या बोलते हैं हम लोग, गुणांक। गुणांक या इनको अचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, गुणांक या अचर। अचर का मतलब होता है, चर का मतलब हुआ जिसका मान क्या हो, परिवर्तनशील, और अचर का मतलब होता है जिसका मान नियत हो, फिक्स हो। जैसे सपोज दैट a0 का मान 1 है, a1 का मान 2 है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग इसका एग्जाम्पल ले लें, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। यदि हम लोग एग्जाम्पल ले लें, एक एग्जाम्पल ये है कि f(x) आपको दिया हुआ है कितना, 2 प्लस 3x प्लस 4x क्यूब, ये वाला दे रखा है। तो बताओ ये बहुपद है या नहीं है। तो आप कहोगे कि सर बहुपद है, इस समीकरण के साथ ये लगभग मैच करता है। ठीक है जी। तो इसमें आप लोग देखें, कंपेयर करके देखें कि ये जो x है वो क्या चीज़ है, हमारा x हमारा क्या चीज़ है, चर है। लेकिन 2 3 और ये 4 ये हमारे क्या चीज़ है, ये हमारे अचर है, या इनको क्या बोला जाता है, हमें गुणांक बोला जाता है। तो ये एक बहुपद का एग्जाम्पल हो गया। इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको पता चला कि अचर क्या होते हैं और चर क्या होते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें आप।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे बहुपद कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है जी, हमारे बहुपद कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो आप लोग ये समझें कि हमारे बहुपद मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर होता है एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद, और दो नंबर होता है एक से अधिक चर वाले, एक से अधिक चर वाले बहुपद। ठीक है भाई। अब ये क्या चीज़ है, एक चर वाले बहुपद, एक से अधिक चर वाले बहुपद। चर मैंने क्या बताया था, चर वो राशि होती है जिसका मान क्या होता है, परिवर्तनशील। अब ये वाला जो समीकरण आपके सामने लिखा हुआ है, ये वाला समीकरण, ये आपको पता लग रहा होगा इसमें चर कितने हैं। इसमें चर एक ही है, x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, पूरा समीकरण एक ही चर के अंदर है। तो ये कौन सा हुआ, एक चर वाला बहुपद। ठीक है बात। अब यदि मैं एक बहुपद आपको ऐसा लिख दूँ, f x के साथ मैं और क्या लगा दूँ, एक y लगा दूँ, तो अब इसमें कितने चर हो गए, दो चर। मतलब एक तो x भी परिवर्तित हो सकता है और y भी क्या हो सकता है, परिवर्तित। x का मान भी कुछ भी हो सकता है और y का मान भी क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। a0 और a1xy प्लस में a2x स्क्वेयर y क्यूब, ठीक है, और प्लस में 104 an x पावर n और y पावर m। ये वाला जो हमारा बहुपद होगा, ये बहुपद में आप लोग देखो कि पूरे बहुपद में क्या चल रहा है हमारे पास, x और y दोनों चल रहे हैं। x भी है और x के साथ साथ क्या है, y भी है। यहाँ भी xy, यहाँ भी xy, यहाँ भी xy। तो इस बहुपद में कितने चर हो गए, दो चर हो गए, मतलब एक से ज़्यादा है। तो ये कौन सी कैटेगरी का हुआ, एक से ज़्यादा चर वाला बहुपद। या इसमें कितने चर हो गए, दो चर हो गए, दो चर वाला बहुपद। इसी प्रकार से यदि x, y और x, y के साथ z भी होता जिसका मान परिवर्तित हो सकता हो, तो ये कितने चर वाला बन जाता, तीन चर वाला बन जाता है ये। ठीक है, x, y और z वेरिएबल के अंदर क्या बन जाता है, ये हमारा बहुपद बन जाता। ठीक है, तो ये लिख लें कि बहुपद हमारे दो प्रकार के हैं। एक चर वाला बहुपद, इसका एग्जाम्पल ये है, एक ही चर होगा, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है। यदि इस प्रकार से इक्वेशन लिखा हो ना, तो भी घबराने वाली बात नहीं है। a0 प्लस a1y और प्लस में a2y स्क्वेयर प्लस 104, ये हमारा बहुपद भी कौन सा है, ये भी एक चर वाला बहुपद है। फ़र्क क्या है, इसमें चर x था और इसमें चर कौन सा है, y है। तो x y में कन्फ्यूज नहीं होना है। यदि परिवर्तनशील राशि एक ही है तो वो एक चर वाला है, और यदि परिवर्तनशील राशियाँ एक से अधिक हैं तो वो एक से अधिक चर वाला क्या बन जाएगा, हमारा बहुपद बन जाएगा। इनके एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं बहुपद से संबंधित एक पद और है, वो क्या है, बहुपद की कोटि। बहुपद की कोटि, बहुपद की कोटि, कोटि को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर। बहुपद की कोटि, ये क्या चीज़ है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि मेरे पास एक बहुपद है f(x) इक्वल टू 3x पावर 4 प्लस 2x प्लस 1। ये बहुपद है सिंपल सा मेरे पास। अब हम समझते हैं कि कोटि किसको बोलते हैं। तो किसी भी बहुपद में चर की अधिकतम घात, किसी भी बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। चर की अधिकतम घात क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। अब इस समीकरण में या इस बहुपद में आप देखो, पहले तो चर कौन सा है, तो चर बताओगे सर कौन सा है, x है। अब x की हाईएस्ट पावर देख लो, अधिकतम घात देख लो कितनी है, x के ऊपर 4 है, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर पावर कितनी है, 4 है। तो इस बहुपद के लिए जो इसकी कोटि है वो कितनी बन गई, 4 बन गई। इस बहुपद की कोटि कितनी बन गई, 4 बन गई। उसी प्रकार से यदि हमारे पास, ये तो था एक चर वाला बहुपद, यदि मान लो हमारे पास दो चर वाला बहुपद है, x y, 3x स्क्वेयर y प्लस 2xy प्लस 3, ये बहुपद है। ये कितने चर वाला बहुपद है, दो चर वाला बहुपद है। अब इसके अंदर हम लोग कोटि कैसे निकालें, इसके अंदर कोटि निकालने का क्या तरीका होता है कि x और y दोनों की घात अपने को जोड़ के देखनी पड़ती है।
जैसे यहाँ पर देखो तो x की घात 1, y की घात भी 1, 1 और 1 जुड़ के कितनी होगी, यहाँ पर x y की पावर 2 होगी। लेकिन यहाँ पर देखो x की घात 2, y की घात 1, तो जुड़ के इन दोनों की कंबाइंड कितनी होगी, 3, तो इसकी कोटि कितनी मानी जाएगी, 3 मानी जाएगी। ठीक है ना। तो बहुपद में चर की जो अधिकतम घात होती है वो क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। अब यदि एक चर के अंदर बहुपद है तो आप क्या करोगे, उस एक चर की अधिकतम घात आप लोग चेक कर लोगे। जैसे इसमें देखा हमने x की पावर कितनी थी, अधिकतम 4, तो ये एक चर वाले बहुपद की कोटि बन गई 4। लेकिन यदि हमारे पास चर 2 हैं तो हम लोग दोनों चरों की कंबाइंड पावर निकाल लेंगे जोड़ के। जैसे यहाँ पर देखा, यहाँ पर जोड़ा तो 2 पावर होगी इनकी, लेकिन यहाँ इन दोनों की पावर जोड़ी तो कितनी मिली अपने को, 3, तो हमें कोटि कितनी डिसाइड कर ली, 3 डिसाइड कर ली। ठीक है भाई। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, और उसके बाद आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो हमारा था बहुपद। बहुपद हमने पढ़ लिया क्या चीज़ है, मैंने आपको एक गणितीय समीकरण लिख के दिया था, यदि कोई उस समीकरण का प्रारूप है किसी के अंदर तो वो क्या चीज़ होगा, हमारा बहुपद होगा। उसके बाद हमने देखा कि बहुपद x में भी हो सकता है, y में भी हो सकता है, एक चर में भी हो सकता है, 2 चर में भी हो सकता है। फिर हमने सीखा कि बहुपद की कोटि कैसे निकालते हैं, एक चर वाले की कैसे निकालते हैं और 2 चर वाले की कैसे निकालते हैं। यदि 3 चर होते तो आप लोग तीनों की पावर ऐड करके हाईएस्ट पावर क्या करते हैं, डिक्लेयर करते, वही उसकी कोटि बन जाती। ठीक है जी। तो आज का ये टॉपिक क्या हो गया, हमारा ख़त्म हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं इसी में से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ और उन क्वेश्चन के आंसर आप मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पे क्या कर दोगे, सेंड कर दोगे, अपना नाम लिख के। अपना नाम लिख के, सपोज दैट मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने आंसर भेजने हैं, तो मैं क्या करूँगा, मेरा नाम लिखूँगा और मेरे नाम के नीचे मेरा आंसर लिखूँगा और उसको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगा। ऐसा करना है आपको। ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट ये है कि आपके पास बहुपद है f(x, y), xy + 3, ये बहुपद है पहला, और सॉरी xy + 3x² y और प्लस में 4x4 y3, ये बहुपद है। हमें क्या फाइंड करना है, इसकी कोटि फाइंड करनी है, इसकी कोटि फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि हमारे पास बहुपद है 3 चर के अंदर, x y z के अंदर, x y z + 3x² yz + 4x y² z और प्लस 5x² y² z², ये हमारे पास है बहुपद, इसकी कोटि कितनी होगी। ये दोनों के आंसर आप लोगों को क्या करने, लिखने हैं, और वो आंसर लिख के आप लोग अपना नाम लिख के मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पे क्या कर दोगे, सेंड कर दोगे, क्योंकि चैनल के कमेंट क्या कर रखे हैं हम लोगों ने, ऑफ कर रखे हैं। ठीक है जी। तो कल हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नए टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि इसी में बीजगणित में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक प्रमेय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, जैसे आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़ के आए हो वैसे ही एक प्रमेय है जिसको हम लोग बोलते हैं द्विपद प्रमेय। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, द्विपद प्रमेय। इंग्लिश में उसको बोला जाता है बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम या एक्सपेंशन। कल हम इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे कि ये क्या होता है और इसके एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है भाई, ओके।